48 घंटे के भीतर कैसे कोई सफल हो जाता है। और जो छात्र हैं, वोटर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है, हो सकता है किसी के माँ बाप किसी गांव पंचायत के जुड़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी इस ताकत को एक क्षण के लिए पहले देखिए और समझिए। मेरे से पॉलिटिक्स मत खेलना, यहाँ पे गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें वो मत समझना। इसका एक मतलब तो बहुत साफ है। दरअसल देश और राष्ट्र का मतलब यहां के लोग होते हैं। कोई सिस्टम, कोई नौकरशाह, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई एलओपी, वह बिल्कुल नहीं होता है। और जब यहां के लोग अपने सवालों को लेकर नॉन पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ खड़े हो जाएं, तो पॉलिटिकल सिस्टम के सामने यह सबसे बड़ी क्राइसिस होती है कि वो अपने सिस्टम को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। और बचाने की लड़ाई में यह भी हो सकता है कि उस पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर जो सत्ता है, जो विपक्ष है, वह दोनों गाहे बगाहे एक साथ आते चले जाएं, क्योंकि सबको एक सुरक्षात्मक छत चाहिए। चंद्रबाबू नायडू को चाहिए, चले गए। नीतीश कुमार को चाहिए, चले गए। शिवसेना को जिन्होंने तोड़ा, एकनाथ शिंदे, उनको भी चाहिए था, वह भी चले गए। अब अजीत दादा पवार तो नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे आने वाले वक्त में शरद पवार भी चले जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में जो हमने आपको कार्यक्रम दिखलाया जहां गुलाब जामुन खाया जा रहा था, वह शरद पवार की बेटी की शादी का रिसेप्शन था। वो भी कल चले जाएंगे। दक्षिण से हो सकता है स्टालिन भी चले जाएं, क्योंकि स्टालिन और कांग्रेस के भीतर एक टकराव हो चला है। कांग्रेस वहां पर नई पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन दे चुकी है, जिसको पचा नहीं पा रहे हैं डीएमके या कहें स्टालिन, वह भी चले जाएंगे सुविधा के अनुरूप। यानी अपने सिस्टम को मजबूत बनाने की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम की लड़ाई, और दूसरी तरफ वो जनजे जिसको फिक्र नहीं है ये कौन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें कौन से नेता हैं, इनके सरोकार तो हैं ही नहीं। तो हो सकता है एक लंबे वक्त तक आपके सामने इस देश में बीजेपी की अगुवाई करता हुआ सत्ता हो, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, और दूसरी तरफ आपको राहुल गांधी नजर आए जो कांग्रेस को लिए हुए चल रहे हों, क्योंकि दोनों का मेल तभी संभव है, या दोनों अपने सिस्टम को बचाने की स्थिति में तभी आ सकते हैं जब एक झटके में जनजी इस देश के भीतर एक ऐसे पॉलिटिकल रिफॉर्म की दिशा में देश को ले जाकर खड़ा कर दे जहां पर सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी जुड़ जाएं। और ये जुड़ भी रही है। इसीलिए इस दौर में ध्यान दीजिए, कोई जिक्र नहीं होता है ओबीसी का, एससी का, एसटी का, कास्ट के सेंसस को लेकर नहीं जिक्र हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक चर्निंग है, उसके दिल में जो चल रहा है उसका एनालिसिस अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज एक बड़े वोट बैंक के तौर पर देख रही है। वो नहीं समझ पा रही है कि उसकी अपनी व्याख्या प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए गए भाषण को लेकर क्या है, उसकी अपनी व्याख्या राहुल गांधी के जंतर मंतर नहीं आने और पीएमओ के घर के बाहर चले जाने को लेकर क्या है, उसके भीतर यह सवाल है। इसीलिए उसकी प्राथमिकताएं अपने उस दायरे को लेकर कहीं ज्यादा बेचैन हो चली है कि यह दायरा कहीं अंधेरे में समा ना जाए। लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन इस देश के सतह पर हो रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब दिमागी नक्सल कहते हैं तो उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस सामने आती है। साहब, जैन जी को ये कहते हैं दिमागी नक्सल। अरे ये दिमागी नक्सल नहीं है साहब। किसी दिन पलट के आपको दिमागी हिटलर कह देंगे या कह देंगे बिना दिमाग वाले, तो आप सदमे में फिर रीलबाजी शुरू कर देंगे। इसलिए सब मत कहा करिए। ये कोई लॉलीपॉप जनरेशन नहीं है कि साहब
मैं ऑनलाइन कोर्सेज लाऊंगा। ई विद्या क्या था फिर आपका? कुछ साल पहले ई विद्या भी तो लाए थे, खत्म हो गया वो, अब नाम बदल दिया उसका। ऐसा भी नहीं है कि जब कांग्रेस की सत्ता थी उस दौर में इस देश के छात्र खड़े हुए अपने मुद्दों को लेकर तो कांग्रेस उनके साथ आ गई, बिल्कुल नहीं। सत्ता का एक अपना चरित्र होता है, लेकिन पहली बार सत्ता के चरित्र से आगे दो नई परिस्थितियां इस दौर में पैदा हो गई। पहली परिस्थिति थी कि इस देश के भीतर तमाम प्रधानमंत्री जो थे उन सबसे हटकर मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री क्यों हैं, यानी नरेंद्र मोदी बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग क्यों हैं। और दूसरी सिचुएशन है कि ये छात्रों के सवाल इस बार पॉलिटिकल सिस्टम से टकरा नहीं रहे हैं बल्कि सुधार चाह रहे हैं। और रिफॉर्म करने की स्थिति में पॉलिटिकल प्रोसेस इसलिए नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस इतना करप्ट हो चुका है और उसमें शामिल जो नेताओं की कतार है जो पॉलिटिक्स करते हुए राज्यसभा या लोकसभा पहुंचने की जद्दोजहद में तमाम धत्कर्म करते चले जाते हैं, वो रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा? तब यहां पर एक नायाब सवाल है। मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री इसलिए भी बाकियों से अलग हैं क्योंकि वह शुरू से ही इस देश के भीतर एक ऑपरेसिव अप्रोच लेकर चलते रहे। यानी ध्यान दीजिए, एक नई सिचुएशन उनके जरिए निकलकर इस दौर में आई जहां पर जो उनके साथ खड़ा है वो लाभार्थी योजना का हिस्सा है और उसके दायरे में जो लोग आएंगे वो उनके साथ खड़े होकर तैयार हो जाएं। जो क्रिएटिविटी है, जो इस देश की जरूरतें हैं, वो धीरे 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 गायब हो जाएगी या उनको साथ में खड़ा करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी उन्होंने पहले दिन से तय किया इस देश का 20% जो वोटर है वो उनकी जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल तौर पर, मैनिफेस्टो के तौर पर और ऐलानों में भी तय हो गया। सेकंड स्टेज जो आया वो कहीं इस देश के भीतर उस कानून को लेकर था कि संविधान के हिसाब से गवर्नेंस चलेगी या नहीं चलेगी। वह भी चीजें फेल होने लगी। तमाम चीजें जब फेल होने लगी तो विपक्ष की राजनीति भी इस हकीकत को समझ गई और जब सब चीजें फेल हो रही है, बावजूद इसके आप चुनाव जीत रहे हैं, तब आखिरी मिशन था इलेक्शन कमीशन। ठीक उसी तरीके से जब फाइनली राहुल गांधी को कहना पड़ा कि जेनजी को सामने आना चाहिए, जेनजी समझे इस बात को, जेनजी समझ गया इस बात को, वो सामने आ गया। अब वो सामने आ गया तो नया पॉलिटिकल क्राइसिस यह है कि उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर हमारे उस पॉलिटिकल प्रोसेस का क्या होगा जो सिस्टम चला आ रहा था 1952 से अभी तक। ये सवाल और इनके सवाल तो दरअसल उन जड़ों पर जा रहे हैं जिन जड़ों पर देखना शुरू करेंगे तो वो पूरा नेक्सस जो कॉरपोरेट का है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट का है, जो बिजनेसमैन का है, जो इस देश के भीतर में पॉलिटिकल ब्रोकर्स का है, वो सब चीजें झटके में ढहा जाएंगी। इसकी मेहनत की जाए, सुधारा जाए, ठीक किया जाए या फिर सत्ते पर काबिज पहले हो जाया जाए। दरअसल इसी सिचुएशन में यह देश आकर खड़ा हो गया। कांग्रेस को बहुत बाद में समझ में आई बात की इलेक्शन कमिश्नर ही जब उनके पास है तो फिर वो चुनाव कैसे जीत सकते हैं। और अब एक प्रोसेस के बाद जेनजी के सामने भी यह सवाल उभरेगा, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, आखिर में उसकी मजबूती चुनाव जीतने से जुड़ी है। और चुनाव जीतना, हराने का खेल भी अगर अनडेमोक्रेटिक हो गया है तो फिर आपकी लड़ाई कहां जाएगी। यानी एक लड़ाई जेनजी की इस देश के सिस्टम को समझकर ठीक करने की, एक लड़ाई इस देश के जेनजी के भीतर उस ठीक की हुई पोजीशन में तौर तरीके क्या होंगे गवर्नेंस के। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पद पर बैठा हुआ शख्स जब 2014 से 2026 तक जब लाल किले के प्राचीर से जो ऐलान कर रहा है वही वो पूरा लागू इस देश में नहीं करा पाते हैं तो फिर मतलब क्या हुआ। वही पार्लियामेंट, उसके भीतर से निकले हुए कानून जब इस देश के भीतर अनडेमोक्रेटिक तरीके से नजर हर किसी को आने लग जाते हैं तो फिर मतलब मायने क्या हुए। वो जाहिर तौर पर फॉरेन पॉलिसी हो, वो जाहिर तौर पर अपने लिए डिफेंस पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी को ले लीजिए और पार्लियामेंट को ले लीजिए तो आप असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे। तब चीजें ठीक होंगी कैसे।
तब नया सवाल और आखिरी सवाल है, क्या इस दौर में जेनजी जिस रास्ते निकल पड़ा है उसमें वह अब उस पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रल प्रोसेस जो करप्ट और तानाशाही की हथेली पर समा चुका है, वहां से चुनौती अब जेनजी को मिलेगी और जेनजी के खिलाफ सब एकजुट हो जाएंगे, या फिर जेनजी अब जिस लिहाज से कहने लगा है, ठीक है मैं दिमागी नक्सली सही लेकिन मेरी रास्ता तो बतलाओ क्या होगा। और एक के बाद एक जो जेनजी को बांटने के लिए अभी तक जो पॉलिटिकल फॉर्मेट में सोचा जा रहा था, या प्राइम मिनिस्टर खुद जो जिक्र कर गए वो खुद उस दायरे में आकर फंस गए। अगर पूरा जेनजी खड़े होकर कल इसी दिशा में आ जाए, मैं दिमागी नक्सली सही लेकिन मुझे इसका रास्ता बताइए, पेपर लीक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, रुकेगा कैसे, नौकरियां कैसे मिलेंगी, आपके सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बच्चे देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं, जिस क्वांटम और जिस रेयर मिनरल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, आप यहां पर खुदाई क्यों नहीं कर सकते हैं, अमेरिका का क्या दबाव है। अगर इन सवालों को लेकर वो आने लग जाएगा तो हो सकता है इस देश के भीतर फिर एक नई सोच आ जाए कि इसका मतलब यह है कि सत्ता सरकार दरअसल बार बार जो ऐलान करती है वो लोगों को बांटने के लिए है क्या। पहली बार बात वहीं से खड़ी हो रही है या वहीं पर चोट हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, इस दौर में जेनजी जिस रास्ते निकल पड़ा है उसको मौजूदा पॉलिटिकल